नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में नई सरकार के गठन के बीच बिहार से 1000 किलोमीटर दूर यानी देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होता नजर आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल बहुत ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी राजनीतिक दल कुछ ऐसा करने वाले हैं, विपक्षी राजनीतिक दल कुछ ऐसा करने का फैसला कर चुके हैं जिससे देश के राजनीतिक माहौल में बहुत ज़्यादा गर्मी आने की संभावना है। वोट चोरी, एसआईआर अभियान, चुनाव आयोग के रवैये के खिलाफ विपक्षी नेताओं की, विपक्षी राजनीतिक दलों की घेरेबंदी और इसके साथ ही खासतौर पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक दल कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे सरकार के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सामने कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो गई है। विपक्षी राजनीतिक दल ये जानते हैं कि वो ज्ञानेश कुमार को हटा नहीं सकते, वो सरकार को दबा नहीं सकते, सरकार को झुका नहीं सकते। तो इस बीच खबर ये आ रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर कोशिश करेंगे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की। और आपके सामने तमाम जानकारी रख दूं कि विपक्षी राजनीतिक दल, खासतौर से जो इंडिया गठबंधन है, संसद के शीतकालीन सत्र में ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है और बाकायदा कांग्रेस ने सहयोगी दलों से इसको लेकर बातचीत शुरू कर दी है। ये भी बताया जा रहा है कि इसके जरिए इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखने की कोशिश विपक्षी राजनीतिक दल करेंगे। आपको बता दूं कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और इसके 19 दिसंबर तक चलने की संभावना है। और संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी देश के मुख्य विपक्षी दल कर रहे हैं। हालांकि नंबर का आंकड़ा, नंबर का गणित बिल्कुल साफ ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट तौर पर बहुमत है। सहयोगी दलों के समर्थन के सहारे वो विपक्षी राजनीतिक दल के इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज करवा सकती है, लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी। क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दम पर अकेले 240 सांसद है और विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसदों के मुकाबले उसके पास बढ़त है। इंडिया गठबंधन के, पूरे गठबंधन के घटक दलों के सांसदों के मुकाबले बीजेपी के पास बढ़त है। एनडीए गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के समर्थन के आधार पर, जिसमें नीतीश कुमार के सांसद है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू के सांसद है, जिसमें एकनाथ शिंदे के सांसद है, जिसमें अजीत पवार के सांसद है, चिराग पासवान के सांसद है, इन तमाम गठबंधन दल के सहयोगी सांसदों के समर्थन पर लोकसभा में नरेंद्र मोदी के पास 293 सांसदों का स्पष्ट तौर पर बहुमत है। विपक्षी राजनीतिक दलों के पास सिर्फ 234 सांसद है। वहीं राज्यसभा में 133 सांसद जो है एनडीए गठबंधन के पास है। जाहिर तौर पर विपक्षी गठबंधन कितनी भी कोशिश कर ले, विपक्षी गठबंधन कितनी भी ताकत लगा ले, वो लोकसभा में ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं करवा सकती, राज्यसभा में भी ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं करवा सकती। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठकर निकल कर ये सामने आ रहा है कि आखिर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाना क्यों चाहता है, इस तरह के प्रस्ताव के लाने की तैयारी क्यों की जा रही है, जबकि वो बखूबी जानते हैं कि इस प्रस्ताव को वो पारित नहीं करवा सकते। विपक्षी राजनीतिक दलों के सूत्र ये बता रहे हैं, कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि इसके जरिए वो सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत को स्पष्ट करना चाहती है। यानी सीधे तौर पर विपक्षी राजनीतिक दलों का मुख्य एजेंडा ये है कि वो सदन में हार जाए, लोकसभा में हार जाए, राज्यसभा में हार जाए, लेकिन इसके बावजूद वो देश की जनता के सामने स्पष्ट तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कर सके, एक संदेश देने की कोशिश कर सके कि देखिए, चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। क्रिकेट के मैच में अंपायर की भूमिका एक निष्पक्ष व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अंपायर का साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देती हुई नजर आ रही है। लोकसभा और राज्यसभा में हारने के बाद भी विपक्षी राजनीतिक दल मुख्य तौर पर यही साबित करने के लिए सदन के अंदर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये प्रस्ताव लाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या इसके अलावा भी विपक्षी राजनीतिक दलों की कोई तैयारी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझते हैं चंद्रबाबू नायडू का इस प्रस्ताव पर सरकार के साथ खड़े होना, नीतीश कुमार का इस प्रस्ताव पर सरकार के साथ खड़े होना उनके लिए एक जीवन दान का काम करेगा। लेकिन किसी भी सूरत में अगर
विपक्षी राजनीतिक दल या इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल इस प्रस्ताव पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, चुनाव आयोग के निष्पक्ष और पारदर्शी रवैये पर, अगर इन दोनों राजनीतिक दलों को यानी तेलुगु देशम पार्टी को, चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को यानी जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ खड़ा कर पाने में कामयाब होते हैं तो ये सरकार की एक बड़ी हार हो सकती है और विपक्षी राजनीतिक दलों की एक बड़ी जीत हो सकती है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि फिलहाल ऐसा होने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, लेकिन जब संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी राजनीतिक दल इस प्रस्ताव को लाने की तैयारी शुरू करेंगे तो सदन के अंदर एक बड़ा घमासान, एक नया घमासान हमें देखने को मिल सकता है। आपको जरा चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बता दूं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। महाभियोग की तरह इस प्रस्ताव को लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ पेश किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इस पूरी प्रक्रिया को एक तौर पर, स्पष्ट तौर पर अगर मैं आपको बता दूं कि मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर ये करना तो चाहती है और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही बनाया गया ताकि उनकी निष्पक्षता बनी रहे, ऐसा संविधान निर्माताओं का मानना था। देश के सीसी को, इसलिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना जटिल और सख्त प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 324 में तय की गई है। संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकार के दबाव से बचाया जा सके ताकि वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम कर सके। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संवैधानिक और स्वतंत्र है, इसलिए उन्हें सिर्फ साधारण बहुमत से नहीं हटाया जा सकता। इस बात को सरकार भी जानती है, इस देश को मुख्य विपक्षी पार्टी पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन भी जानता है। इस बात को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह का माहौल बन गया है, कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद वोट चोरी और SIR जैसे मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। राष्ट्रीय जनता दल की भी यही हालत है। और अब जिन राज्यों में चुनाव होना है, खासतौर से अगर मैं 2026 की बात करूं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, तमिलनाडु में चुनाव होना है, असम में चुनाव होना है, केरल में चुनाव होना है, पुडुचेरी में चुनाव होना है। इन राज्यों की बात की जाए तो तमिलनाडु में DMK हो, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, केरल में लेफ्ट फ्रंट हो, वो SIR के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, वोट चोरी के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अभी देश के जिन 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभियान की पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर भी विपक्षी दलों के अपने ऐतराज है। और 2027 में जिस महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, वहां भी SIR के खिलाफ वहां के मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक तरह से एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। तमाम विपक्षी राजनीतिक दल भी समझते हैं कि जब तक देश के चुनाव आयुक्त के पद पर, यह मानना है विपक्षी दलों का कि जब तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार बने रहेंगे तब तक शायद उनका चुनाव जीत पाना संभव नहीं है। लेकिन क्या वाकई इस अभियान से कोई असर पड़ेगा? क्या वाकई इस तरह के प्रस्ताव लाने से देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि संख्या बल सरकार के साथ है, संख्या बल सरकार के साथ है मतलब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को थोड़े से जो कसरत होती है ना वो और करनी पड़ेगी। राहुल गांधी को करनी पड़ेगी, अखिलेश यादव को करनी पड़ेगी, ममता बनर्जी को, MK स्टालिन को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं को करनी होगी। उन्हें इंडिया गठबंधन के तौर पर एकजुट होकर तो ये प्रस्ताव लाना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही उन्हें NDA गठबंधन में भी सेंध लगाने की कोशिश करनी होगी। जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक इस तरह के प्रस्ताव के लाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ी सी परेशानी पड़ेगी, लेकिन इससे ज़्यादा कोई राजनीतिक फर्क, कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत कराइए। और आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।